पृष्ठ 39 के शुरुआत में पिछले पन्ने का अनुच्छेद जारी रहता है। गांधी जी से जेपी जी का ऐसा रिश्ता था, ये बताने के बाद जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री से अपने संबंधों के बारे में भी बताते हैं। बीते समय की दो महत्वपूर्ण घटनाओं का विशेष रूप से जिक्र करते हैं, जिस पर उन्होंने खुलकर दोनों प्रधानमंत्रियों की आलोचना की थी। पटना फायरिंग मामले में नेहरू जी की और कश्मीर मामले में शास्त्री जी की। हालांकि जेपी उनकी नीतियों के आलोचक थे, इस भाषण में वे दोनों नेताओं की प्रशंसा करते हैं। नेहरू जी के बारे में कहते हैं, उनमें बहुत बड़प्पन था, और शास्त्री जी के असामयिक निधन पर कहते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि वे इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। दूसरे अनुच्छेद में वे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मतभेद का संकेत जिस प्रकार देते हैं, वह उनकी वक्तृत्व कला की गरिमा को विशिष्ट रूप से चिन्हांकित करता है। इंदिरा जी से उनके मतभेद सर्वज्ञात थे। इस विषय पर इस भाषण में बोलना रोज की सुर्खियां को दोहराना मात्र होता, इसीलिए वे सिर्फ इतना कहते हैं, इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वह जवाहरलाल जी के साथ जो मतभेद थे, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस हैं। एक के बाद एक याद दिलाते हैं कि उन्होंने कितने गंभीर मुद्दों पर नेहरू जी का विरोध किया था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। ये सभी मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत अहम थे। तो श्रोता खुद ही अनुमान लगा लेता है कि अगर इंदिरा जी से मतभेद इनसे भी अधिक गंभीर है, तो मतभेद की गहराई कितनी होगी। जयप्रकाश जी यह भी साफ करते हैं कि उनके विरोधात्मक दृष्टिकोण आगे चलकर सही साबित हुए, लेकिन यह बात वह बहुत विनम्रता से बिना अहंकार के कहते हैं। ये उनके शब्द हैं, और कोई मैं गर्व से नहीं कहता हूं, मैंने जो उस समय आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। अगले दो अनुच्छेदों में वे करप्शन के मुद्दे को सीधे तौर पर चुनाव खर्च से जोड़ते हैं। तत्कालीन नेता वर्ग की दो मुहे रुख पर निशाना बांधते हुए कहते हैं, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। वे इस समस्या का हल भी सामने रखते हैं। नए तबके के लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा और इसके लिए चुनाव खर्च कम करना होगा। कहते हैं, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके। पृष्ठ 39 के आखिरी अनुच्छेद में वे अपने कम्युनिस्ट विरोधियों पर निशाना कसते हैं। जैसा कि आप तक कई बार उभर कर आ चुका है, वे किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते, वे उनके सैद्धांतिक समझ की त्रुटियां बताते हैं। वे समझाते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र कम्युनिस्ट विचारधारा का बुनियादी सिद्धांत है। इसलिए उन्हें यह विचित्र लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसकी निंदा कर रही है, लेकिन वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि इस आंदोलन को वो दल विहीन नहीं बनाना चाहते हैं। पृष्ठ 40 के पहले अनुच्छेद में वो दल विहीन लोकतंत्र के बारे में चर्चा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मौजूदा राजनीतिक स्थिति में यह मुमकिन नहीं है। अगले अनुच्छेद में वे समझाते हैं कि वह किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। इस कल्पना का आरंभिक संकेत देते हुए वे कहते हैं, आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उसका कोई अंकुश ही रहता है।
मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस वक्तव्य में जयप्रकाश जी की पैनी विश्लेषणात्मक सोच का परिचय मिलता है, जो शायद उनकी वैज्ञानिक शिक्षा से उपजी थी। समस्या का हल देने से पहले वे समस्या के केंद्रीय बिंदुओं को उजागर करते हैं। 40वें पन्ने के आखिरी अनुच्छेद में वास्तविक समस्या का और विस्तार से विवरण करते हैं। लोकतंत्र के कमजोर पड़ने के लिए वे अलग जनसमूह की भूमिका को चिन्हित करते हैं। विकसित देशों के लोकतंत्र का उदाहरण लेते हुए वे कहते हैं कि वहां पर परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं। जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं का रोल होता है, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितांत अभाव है। इसी अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा अगले पन्ने पे है। पृष्ठ 41 के शुरुआती हिस्से में जयप्रकाश जी संगठन की शक्ति पर बोल रहे हैं। इस शक्ति को एकत्रित करने के लिए वे संघर्ष समितियों का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिसमें आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि जेपीजी का आदर्शवाद सिर्फ किताबी नहीं था, उन्होंने राजनीति की जमीनी सच्चाइयों का पूरा अनुमान था उनके पास और उन्होंने पूरा अध्ययन किया था। मतभेद की समस्या आएगी उन्हें पहले से पता था और वे अपने युवा साथियों को इससे अवगत करा रहे थे। इस अनुच्छेद में वह वैकल्पिक व्यवस्था के एक और अहम पहलू को उभारते हैं। चुनाव जीतना ही प्रमुख लक्ष्य नहीं है, चुनाव के बाद भी प्रतिनिधि पर कड़ी निगरानी रखने की अनिवार्यता पे वो बल देते हैं। वे जनसमूह को सतर्क कर रहे हैं कि किसी भी नेता को निगरानी के परे ना माने, हर जनप्रतिनिधि को उसके काम के आधार पर जांचें। पाठ में दिए हुए भाषण के आखिरी अनुच्छेद में हम जेपी का संपूर्ण क्रांति से क्या तात्पर्य है यह जानते हैं। इस क्रांति का कर्ता छात्र था और उसका लक्ष्य राजनीति से परे था। जयप्रकाश जी चाहते हैं कि संघर्ष समितियां किसी भी राजनीतिक दल में न शामिल हो। ऐसा होने पर इस संगठन को हमेशा आजादी रहेगी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। किसी दल की सरकार सत्ता में है, इसका संघर्ष समितियों की गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ सकेगा। वे इन समितियों को संघर्ष और लक्ष्य का खांचा खींचते हुए कहते हैं, गांव में छोटे अफसर या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के हो, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जितने बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस अनुच्छेद से हमें जयप्रकाश जी की दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। वो जानते हैं कि तत्कालीन समस्याओं का समाधान ढूंढने में समय लगेगा। वो युवाओं की अधीरता को नियंत्रित रखना चाहते हैं। इसी अनुच्छेद की अंतिम पंक्तियों में वे संपूर्ण क्रांति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं,
जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां स्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेंगी। तो यहीं पे संपूर्ण क्रांति के भाषण का जो अंश आपकी पुस्तिका में है वो समाप्त होता है और इसी के साथ भाषण का अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त होता है। आगे हम संपूर्ण क्रांति पर आधारित अभ्यास करेंगे।